राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हुई थी, जहाँ के रीति रिवाज कुछ पुराने और अजीब थे, जिस बारे में अभी रोहिणी को पता नहीं था। अरे बहू, कट्ठा जा रही है? राकेश तो ऊपर वाले कमरे में है, जा उसके लिए दूध ले जा। और सुन, फिर तैयार हो जाना, थारे से मिलने मोहल्ले की औरतें आने वाली है। और अच्छे से तैयार होना, बिल्कुल सज धज के रानी की तरह। ठीक है माँ जी, मैं अभी एकदम बढ़िया तैयार होके आऊँ हूँ। मोहल्ले की सारी औरतें बस मन नहीं देखती रह जावेंगी। हाँ हाँ, जा अब तैयार हो जा। रोहिणी अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसका पति राकेश अखबार पढ़ रहा था। ये लीजिए थारे वास्ते दूध, गर्मा गर्म है, पी लीजिए। अब और कुछ चाहिए तो अभी कह दो सा, इसके बाद मेरे पास टाइम कौनी। अरे क्या बात है, गनी बिजी लगे है? और खुश भी क्या बात हो गई ऐसी तो, जो तू इतना चहक रही से? कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे आज मोहल्ले की सारी औरतें हमारे से मिलने आ रही है। माँ जी ने मैंने एकदम रानी जैसे तैयार होने को कहा है। आप देखना, सारी मोहल्ले की औरतें हमारे खूबसूरती को देखकर जल बन जाएंगी और माँ जी से कहेंगी कि कितनी फुटरी बहू लाई है तने। अरे ये वह मत पाल रहे छोरी, तू ना जावा यहाँ के रीति रिवाज। अब खुश होवे पर शाम को रोना ना पड़ जावे कहीं तन्ने। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप सब? मुझे तो अटे कोई तकलीफ ना है। आपकी माँ सा भी कितनी अच्छी है, मने कोई तकलीफ ना दे है। क्यों नाम खराब कर रहे हो अपने परिवार का? अरे पगली, मैं तने बता रहा हूँ कि शाम को एक तूफान आने वाले हो, बच के रहना पड़ेगा तने। कैसा तूफान सा? हमारे यहाँ रिवाज है कि राकेश रोहिणी को कुछ बता ही रहा था कि उसके बापू सा ने उसे बुला लिया। बापू साहब बुला रहा है, मैं आऊँ? ठीक से। राकेश बाहर चला जाता है। चलो मैं तैयार हो जाऊं हूँ, सबसे ज्यादा सुंदर जो दिखना है मैंने। आज तो महारानी लागूंगी मैं। एक तो मेरे इतने लंबे सुंदर बाल से खोल के जाऊंगी, सब लोग देखते रह जाएंगे मैंने। रोहिणी शाम के लिए अपने आप को तैयार करने लगती है। वो अपने बालों को संवारती है और खोल देती है और उस पर मांग टीका लगा देती है। हाय, कितनी फुटरी लागी हूँ मैं, कहीं खुद की नजर ना लग जावे मैंने। अब ये रहा घूंघट, अब हो गई मैं तैयार। अरे रोहिणी, आजा नीचे, सब औरतें आ गई थारे वास्ते, जल्दी आ। जी माँ जी। रोहिणी राजस्थानी लिबास में किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी और नीचे भी सारी औरतें उसे देखने के लिए जमा हो गई थी। और रोहिणी जैसे ही नीचे आती है, सारी औरतें उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करती है। अरे नीली माँ, थारी बहू तो सच में बहुत फूट रही है। काला टीका लगा दे, कहीं किसी की नजर ना लग जावे इसे। हाँ, बहुत चौखी से थारी बहू तो फिर रस्म शुरू करे, इससे तो ये और भी सुंदरा लगेगी। हाँ, तू उस तरह लाई है ना कावेरी, कहीं भूल तो नहीं गई? अरे लाई हूँ, इसे कैसे भूल सकूँ हूँ भला, इसकी तो रस्म से। उस तरह इसका क्या करना है माँ जी सा? तेरे बाल इसी से तो काटेंगे बहू, तुझे गंजी करने के लिए उस्तरा तो चाहिए ना। क्या कह रहे हो माँ जी सा? मैं और गंजी? मुझे गंजी क्यों कर रहे हो आप? अरे राकेश ने तुझे बताया हो कौन है कि हमारे यहाँ जब तक बहू को बच्चा ना हो जावे है, उसे गंजी रहना पड़े। ये आप क्या बोल रहे हो माँ सा? जब तक बच्चा नहीं हो जावे तब तक कैसे मैं गंजी होके रहूंगी? कैसे लगूंगी मैं गंजी? आप खुद ही सोचो। अरे तेरी सास तो राकेश के हो जाने के बाद भी गंजी से, तुझे अकेला अकेला कौन ही लागेगा बहू, तू चिंता ना कर। नीलिमा, जरा घूंघट हटाकर बहू को दिखा तो, तू कैसी लागे हैं? ये देख, बिना बालों के भी कितनी सुंदर हूँ मैं। क्या आप भी गंजी हैं? लेकिन क्यों? इनके होने के बाद आप गंजी क्यों हैं? आपके बाल ही कोणिया है के? अरे ऐसा कौन है छोरी, मुझे गंजी रहना इतना पसंद आ गया कि मैं तो ऐसी ही रहूं। पर तू चिंता कौन कर, बच्चा हो जाने के बाद तू बाल उगा लेना, ठीक से? ना, मने गंजी ना होना है मासा, ऐसा ना कोणी करो प्लीज। कुछ ना होगा बहू, गंजा होने के बाद हल्का हल्का लगेगा तुझे,
चलो कर दो गंजी करने की रस्म सब। रोहिणी को आखिरकार गंजा होना पड़ा और गंजे होने के बाद जब वो कमरे में आती है तो अपने पति पर चिल्लाती है, अरे जब मैं सुबह से इतना तैयार हो रही थी तभी आप बोल कौन सको है कि तुझे गंजी होना पड़ेगा। मारे इतने सुंदर बाल काट दिए सबने। मेरे बाल। मैंने कहा तो था तुझसे, इतना खुश कौन हो, तूफान आने वाला है शाम के। पर ये थोड़ी ना बताया था कि तूफान में मारे बाल ही उड़ जावेंगे। अरे सत्यानाश हो सबका, मारे सोने जैसे बाल उड़ा दिए। अरे आ जावेंगे, तू चिंता कौन ही कर। रोहिणी भी अब अपनी सास की तरह गंजी हो चुकी थी, पर उसे इस बात पर बहुत शर्म आ रही थी। एक दिन जब पास की कुछ बहुएं उसके घर आई तब, अरे तने भी गंजी कर दिया के? तने शर्म नहीं आवे है? मने तो बहुत बुरा लगे है खुद को गंजा देखकर। ना ना, मैं तो गंजी कौनी हुई हूँ भविसा, हमारे में ये रिवाज कौनी। हाँ, ऐसा अजीब रिवाज हमारे ससुराल में ही हो सके हैं। आपको तो खुश होना चाहिए भाभी सा, आपको इतने लंबे बाल बार बार कौन ही धोने पड़े हैं। सर पे घूंघट करने के वक्त कछु भी नाड़े हैं, बालों को संवारने का झंझट ही नहीं। बाल कोनी मतलब खर्चा आधा, हमको तो सब करना पड़े हैं। बाल इतने रुखे हो गए हैं कि झाड़ू भी इनसे अच्छा लागे हैं। रोहिणी को प्रिया की बातें सही लग रही थी। आज वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी सा आज मेरे सर पे चंपी कर दो, सर एकदम हल्का हो जाएगा। ठीक से, पर पहले तू मेरे सर पर चंपी कर दे, फिर मैं तारे सर पर कर दूँ। ठीक से, आओ बैठो अठे। कितना मजा आवे है, सर एकदम बिना बालों के हल्का हल्का लागे है। हाँ ये बात तो माँ जी सा है, गंजे रहने में फायदे तो बड़े से। पर तना तो गंजी रहना पसंद कौन है, तो अब क्या हो गया? अब मने गंजे रहने के फायदे पता चल गए से। ना बालों को धोने का टेंशन, ना संवारने का, ना कटवाने का, ना कलर करवाने का, और ना इनके रूखे होने का। टाइम के साथ पैसे भी बच जावे हैं और घूंघट भी आराम से टिक जावे हैं। रोहिणी को अब गंजे रहने में मज़ा आने लगा था और 2 साल में उसका बेटा भी हो गया था, पर फिर भी वो अपने बाल नहीं बढ़ा रही थी, जिस पर मोहल्ले की औरतें उससे सवाल करने लगी। अरे अब तो तने बच्चा भी हो गया बहू, अब क्यों गंजी बन के घूमे है फिर? अरे काकी सा, गंजी रहने का भी अपना ही मजा है। बच्चे बाल भी नहीं खिंच पाते, आपका चश्मा देखो आसानी से टिक जाता है ऊपर, और ज्यादा खर्चा भी कौन ही है इसमें। हे मारा ठाकुर जी, ये तो बिल्कुल अपनी सास जैसा बोले हैं, दोनों एक जैसी ही निकली, गंजी सास वैसी गंजी बहू। अरे काकी साहब, मैं तो कहूँ आप भी एक बार बंजी बांकी को देखो, मजा ही आ जावेगा। अरे मने माफ कर, मने काम याद आ गया है। अरे कावेरी भाग जाती है। रोहिणी और नीलिमा को अब हर मोहल्ले में लोग पहचानने लगे थे। जिनको भी उनसे कुछ काम होता तो ऐसा कहते कुछ, अरे वही ना, गंजी सास बहू की जोड़ी के बारे में पूछो है ना, वो गली नंबर 4 में रहते हैं। अरे नालायक, सारी रात बाहर आवारागर्दी करता है और दोपहर तक सोता रहता है। क्या माँ, इतना अच्छा सपना देख रहा था, बस मैं करोड़पति बनने ही वाला था कि तुमने मुझे जगा दिया। देख लेना, one day I will be a king। तू तो बस सपने में ही करोड़पति बन सकता है, असल जिंदगी में तेरे बस का कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कहीं छोटी मोटी नौकरी कर ले बेटा। अरे रुको रुको बहन, ये तुम क्या कह रही हो? अगर राजा काम करेगा तो प्रजा क्या करेगी है? मेरा भांजा तो राजा बनेगा, इसलिए तो मैंने इसका नाम राजा रखा है बहन। आज मैं अपने भांजे के लिए करोड़पति सेठ की लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। और फिर राजा की शादी सेठ करोड़ीबल की बेटी के साथ हो जाती है। राजा शादी के बाद अपने ससुराल में जाकर रहने लगता है और अपने ससुर के पैसे अपनी मौज मस्ती में उड़ाने लगता है। फिर एक दिन, और दामाद जी, अब तुम्हें यहाँ रहते काफी दिन हो गए हैं,
अब मधु को लेकर अपने घर चले जाओ बेटा। अरे ये क्या कह रहे हैं ससुर जी, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अगर हम दोनों चले गए तो आपका ख्याल कौन रखेगा? नहीं 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 नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इस तरह बेकार कब तक बैठे रहोगे बेटा? क्या कहा? बेकार? मैं आपको बेकार लगता हूँ? अरे मैं राजा हूँ, और वैसे भी आपकी ये सारी दौलत तो मेरी ही है, फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? अभी आप जाइए, सपने में मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अच्छा तो ये बात है, दामाद को सुधारने के लिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अगले दिन, अरे ओ रामू के बच्चे, कब से कॉफी मांग रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? दामाद जी, रामू और सारे नौकर तो छुट्टी पर चले गए हैं। ये कुछ पैसे रखो, शाम को बाजार से सब्जी ले आना। मैं तो इस घर का दामाद हूँ, मैं सब्जी कैसे ला सकता हूँ? क्यों, दामाद को भूख नहीं लगती क्या? वैसे भी अपना काम करने में कैसी शर्म भाई। मुझे देर हो रही है, चलता हूँ मैं। फिर शाम को राजा सब्जी के थैले हाथ में लिए बाजार से आ रहा होता है कि तभी उसके कुछ दोस्त उससे मिल जाते हैं। अरे देखो देखो, राजा साहब पधार रहे हैं। अरे क्या बात है राजा साहब, आप तो कहते थे कि वन डे आई विल बी अ किंग, वन डे आई विल बी अ किंग है। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन तुम अपने ससुराल में बावर्ची का काम कर रहे हो। नाम बड़े और दर्शन छोटे। राजा शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन से करोड़ीमल राजा से घर के सभी काम करवाने लगते हैं। फिर एक दिन, वाह क्या शानदार पार्टी दी है करोड़ीमल जी ने। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। तभी राजा हाथ में कोल्ड ड्रिंक के ग्लास लिए उनके सामने आता है। एक्सक्यूज मी, क्या बात है, ये नौकर तो अंग्रेजी भी बोलता है, बहुत पढ़ा लिखा दिखाई देता है। करोड़ीमल जी ने तो अपने यहाँ छोटे मोटे कामों के लिए भी पढ़ा लिखा नौकर रखा है। तभी एक आदमी कहता है, अरे ये कोई नौकर नहीं, बल्कि सेठ करोड़ीमल का निकम्मा दामाद है, जो यहाँ बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहता है। राजा को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह, चलो मधु, आज से हम मेरे घर में रहेंगे। आज से मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाऊंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? वाह दामाद जी, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है, यही तो चाहता था मैं। और इस तरह राजा अपनी पत्नी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगता है। अरे तुम औरतें अपने आप को समझती क्या हो? घर के छोटे मोटे काम करके हम मर्दों की बराबरी कर लोगी? हाँ, भूल जाओ। अच्छा, आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। हम औरतों का काम आपको इतना आसान लगता है? तो ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जी कर दिखाइए। सुधा की बात सुनकर कपिल सोच में पड़ जाता है। इतना क्या सोच रहे हैं? सिर्फ एक दिन की बात है, 24 घंटे कुछ भी नहीं है। अरे नालायक, हाँ मत बोलना वरना फंस जाएगा। अरे माँ, इतनी कौन सी बड़ी बात है जो आप इस तरह की बातें कर रही हो? और सुधा, तुम तो नायक फिल्म के अमरीश पुरी की तरह मुझे चुनौती दे रही हो। ठीक है, मैं एक दिन के लिए तुम्हारी जिंदगी जी के देखूंगा। अरे ये क्या कर दिया? ठीक है, कल आप मेरी जगह घर संभालेंगे। सुबह ठीक 5 बजे सुधा कपिल को नींद से जगा देती है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतनी रात को मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? भूल गए, आज आपको घर संभालना है। 5 बज गए, चलिए चलिए उठिए उठिए। कपिल मन मार के उठता है और किचन में चला जाता है।
कपिल किसी तरह नाश्ता बनाता है। अरे मर गया रे, नाश्ता बनाने में ही मेरी हालत खराब हो गई। अभी तो बहुत काम पड़े हैं। कपिल का बनाया हुआ नाश्ता खाते ही घर के सब लोग मुंह बना लेते हैं। अरे नालायक, इसे तू नाश्ता कहता है? पराठे आधे कच्चे आधे पक्के, अब तू ही बैठ के खा इसे। इतनी मेहनत से बनाए नाश्ते की बेइज्जती देख कपिल को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। अरे खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं पिताजी? जल्दी करिए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। कपिल अपने बेटे को स्कूल पहुंचाता है। पिताजी, ठीक 12 बजे मेरी छुट्टी हो जाएगी। आप वक्त पे मुझे लेने आ जाइएगा। मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। हाँ हाँ पता है, मैं आ जाऊंगा। कपिल बेटे को स्कूल छोड़कर वापस घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। अरे बैठ क्यों रहा है? जल्दी से खाना बना, मुझे भूख लगी है। अरे माँ। लेकिन अगले ही पल कपिल की जुबान पर ताला लग जाता है। कपिल रसोई घर में जाकर जैसे तैसे खाना बना लेता है। कपिल की माँ खाना देखकर मुंह बना लेती है। मुंह क्या बना रही हो माँ? खाना है, खाओ। अरे नालायक, इसे खाना कह के खाने की बेइज्जती मत कर। तू तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब आई है कल ठिकाने। कुछ समय बाद कपिल की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ती है। अरे ये क्या 12 बजने वाले हैं? मोंटी को लेने स्कूल जाना पड़ेगा। अरे कहाँ भागा जा रहा है? मुझे दाल तो देते जा। अरे खुद ले लो माँ, अभी टाइम नहीं है। स्कूल पहुंचकर, क्या पिताजी बड़ी देर कर दी, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। हाँ हाँ पता है, चल चुपचाप बैठ गाड़ी में। घर संभालते संभालते शाम तक कपिल के होश ठिकाने आ जाते हैं। शाम को बाजार से सब्जी वगैरह लेने में कपिल को उसकी नानी याद आ जाती है। अरे क्या साहब, इतनी देर से खड़े मेरी सब्जियों को घूर रहे हैं। आपको कुछ लेना है तो लो, वरना बेकार दुकान के सामने भीड़ मत लगाओ। अरे आप इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो? देखते ही देखते कपिल की सब्जी वाले से लड़ाई हो जाती है। फिर कपिल मुंह लटकाए घर लौटता है। अरे इतनी देर कहाँ थे कपिल? पिताजी, सब्जी में क्या लाए हैं? मुझे पनीर की सब्जी खाना है, पनीर की। अरे अब पनीर कहाँ से लाऊं? जो घर में है वो चुपचाप खा लो, बेकार की जिद मत किया करो। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ पनीर खाऊंगा, पनीर। कपिल मोंटी की जिद के आगे मजबूर होकर दोबारा बाजार जाके पनीर खरीद लाता है। आखिरकार रात के 10 बज जाते हैं और सुधा घर पर आ जाती है। सुधा को देख मानो कपिल के कंधे से कोई बोझ उतर गया हो। अरे सुधा, अच्छा हुआ तुम आ गई। आज मुझे पता चल गया कि घर की औरत की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं एक दिन घर नहीं संभाल पाया और तुम इतने सालों से बिना किसी शिकायत के घर संभाल रही हो। मुझे माफ कर दो सुधा। ये अब क्या कह रहे हैं जी? पति पत्नी दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों का दर्जा समान है। सरला की बहू शैली और सरला दोनों ही मोटी होती हैं। एक दिन टीवी के सामने दोनों एक खूबसूरत पतली दुबली छरहरी मॉडल को देखते हैं। तभी शैली कहती है, काश मैं इसके जैसी दुबली पतली होती तो कितनी सुंदर लगती। तभी सरला भी बोल पड़ती है, हाँ बहू, सच ये तो बहुत ही दुबली पतली है। काश मैं भी इसकी तरह दुबली होती। अरे बस करिए माँ जी, बुढ़ापे में सठिया गई हैं क्या? अब दुबला पतला होकर आपको कौन सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना है? क्यों, इस उम्र में क्या रखा है? ऐसे तो तू भी शादीशुदा है, तुझे कौन सी दूसरी शादी करनी है पतला होकर? दोनों सास बहू बस एक दूसरे को कोसने लगते हैं, लेकिन सरला को एहसास होता है कि वो शैली की तरह जिम नहीं जा सकती, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। वहीं शैली को तो धुन सवार हो जाती है कि वो किसी भी तरह अब पतली होकर ही रहेगी। माँ जी,
मैंने सामने वाला जिम ज्वाइन कर लिया है। अब तो मैं दुबली पतली होकर हीरोइन जैसी लगूंगी। सरला मन महसूस कर रह जाती है। बड़ी उम्र के कारण उसे जिम जाने में शर्म महसूस होती है। लेकिन सरला को एक आइडिया आता है। वो किसी न किसी बहाने से शैली से जिम की बातें पूछ ही लिया करती थी। ए मोटी, आज तो तुझे बड़े पसीने आ रहे हैं। लगता है खूब एक्सरसाइज की है। हाँ, आपको क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है जिम में। ट्रेडमिल पर चल चल कर तो मेरी कमर ही टूट गई। कमर नहीं, कमरा बोल, कमरा। अरे कहीं मशीन ही ना तोड़ दे तू। बस भी करिए, जैसे खुद की फिगर तो शिल्पा शेट्टी वाली है जो मुझे ताने दे रही हैं। साफ साफ कह रही हूँ माँ जी, मुझे ताने देने बंद कर दीजिए। एक दिन मैं आपको छरहरी बन कर दिखाऊंगी। हाँ, क्या कह रही थी? ट्रेडमिल? ये कौन सी मिल होती है? मील नहीं होती, जैसे समझो लंबे लंबे रास्ते हैं और चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। जैसे पार्क में देखो सुबह सुबह लोग कैसे वॉक करते हैं, बस उसी तरह का है। सरला शैली की बात समझ जाती है और रोज सुबह शाम ताज़ी हवा में घंटों वॉक करती है। शैली जिम में जाती, अपने 4 फोटो खींचती और लोगों से गप्पे लड़ाती, घर आकर खाती और सो जाती। तो वहीं सरला नियम से वॉक करती, जिससे शैली में तो नहीं लेकिन सरला पर फर्क दिखने लगता है। एक दिन शैली पैर पकड़कर बैठी होती है। अरे क्या हुआ पैर में? खाना न बनाने का नया बहाना है क्या? वैसे भी जिम में तो तुझे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। हाँ माँ जी, हाँ, मुझ में तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन आप पर मुझे ताने दे देकर काफी फर्क पड़ा है। पतली लग रही हैं आप। सरला घबरा कर कहती है। नहीं नहीं, मैं कैसे पतली हो सकती हूँ? मैं कौन सा जिम जाती हूँ? अब तारीफ करनी है तो जरा खुलकर तारीफ करना। वैसे तेरे पैर पर हुआ क्या है? आज कार्डियो करके थक गई हूँ मैं। कार्डियो? ये क्या होता है? कैसा होता है ये? अरे क्या करेंगे, जानकर रहने दीजिए ना। बता रही है या तेरे इसी पैर पर जोर से मारूं? हैं? अरे अरे बताती हूँ माँ जी। कार्डियो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कोई साइकिल चलाता है। समझ लीजिए साइकिल चल रही है लेकिन कोई कहीं नहीं पहुँच रहा है, बस चला जा रहा है, चला जा रहा है। अरे आग लगे तेरे जिम को, जहां लोग चलते तो हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। वैसे तू भी वहीं की वहीं लग रही है। जैसी मोटी गई थी वैसी ही मोटी अभी भी है। हाँ हाँ, वक्त लगता है किसी भी चीज में। ये कोई खिचड़ी नहीं है जो दाल चावल मिलाकर कुकर की सीटी लगवा दो और तैयार। अगले दिन से सरला एक साइकिल लेकर घर के अंदर ही घंटों चक्कर लगाने लगी। यहाँ शैली जिम जाती तो वैसे ही सरला वॉक और साइकिलिंग शुरू कर देती। देखते देखते एक दिन सरला पतली हो जाती है, लेकिन शैली वैसी की वैसी ही मोटी। एक दिन शैली की जिम वाली सहेली उसके साथ घर आती है। अरे शैली, तू अपनी सासू माँ से स्लिम होने की टिप्स क्यों नहीं लेती? देख तो कितनी दुबली पतली और छरहरी है। अरे आंटी, हमें भी बताइए ना, आप इतनी दुबली कैसे हैं? अरे बस बस, सुबह शाम बहू को ताने दो, तुम भी ऐसी ही हो जाओगी। अरे छोड़ो ना बेटा शैली की बात, ये तो मुझसे जलती है। मैं तुम्हें अपने दुबले पतले और छरहरे होने का टिप्स बताती हूँ। देखो, रोज सुबह शाम ताज़ी हवा में वॉक करो। वो क्या कहते हैं, ट्रेडमिल, साइकिल चलाओ जैसे कार्डियो। और पोछे लगाने से अच्छी तो कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। पूरे कमर की कसरत के साथ घर जो चमक जाए वो अलग। हाथ से मसालों को कूटना और बस आंटी, मैं समझ गई। फालतू ही जिम में इतने पैसे देकर समय की बर्बादी कर रही हूँ। मैं तो बस कल से ही आंटी के टिप्स पर काम करूँगी और हो जाऊँगी पतली दुबली आंटी की तरह। और तुम शैली? मैं भी। आखिर सास किसकी है? सरला अपनी बहू श्वेता और बेटे राजेश के साथ लखीमपुर में रहती थी। लॉकडाउन की वजह से उनकी जूते की दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। माँ, तुम्हारा तो काम एकदम ही चौपट हो गया है, अब क्या होगा? तू फिक्र मत कर बेटा,
कुछ ना कुछ तो हल निकल ही आएगा। तभी वहां श्वेता फोन लेकर आती है। सुनिए, आप लोगों ने ये न्यूज़ देखी क्या? कैसी न्यूज़? हमारे और आसपास वाले नगर में कोरोना से बचने के लिए मास्क की कमी हो रही है। ओफो, ये तो बड़े ही दुख की बात है। तभी सरला को एक तरकीब सूझती है। बेटा, क्यों ना हम मास्क बनाने का काम शुरू करें और आसपास की जगह पर इन्हें बेचने से हमारी पैसों की किल्लत भी खत्म हो जाएगी। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, पर मास्क बनाएगा कौन? हम है ना। मैं और सासू माँ मिलकर बना लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं कल ही जाकर सारा सामान ले आता हूँ। राजेश मास्क बनाने का सारा सामान ले आता है। सरला और श्वेता इंटरनेट से मास्क बनाना सीख रही होती हैं। वे दोनों मास्क बनाती हैं और उनको बेचना शुरू करती हैं। राजेश हर दुकान पर जाकर होममेड मास्क बेच कर आता है। माँ देखो, आज मैंने मास्क बेचकर 2000 का प्रॉफिट किया। ये देखकर सरला बहुत ही खुश हो जाती है। अच्छा, सुन बेटा, अभी हम एक मास्क कितने रुपए का बेच रहे हैं? माँ, अभी तो हम 50 रुपए का बेच रहे हैं। तो क्यों ना हम 70 रुपए का बेचना शुरू कर दें? तभी वहां श्वेता आ जाती है। 70 नहीं माँ जी, 100 रुपया कहिए। अरे पर इतना महंगा मास्क कोई नहीं खरीदेगा। ऐसा नहीं है जी, अभी सबको जरूरत है तो हम बेच सकते हैं। क्यों ना हम मास्क को बांधने की डोर की बजाय इलास्टिक लगा दें, तो ये काफी अलग भी दिखेगा। हाँ, और एक काम और भी कर सकते हैं सासू माँ। अच्छा, वो क्या बेटा? हम दोनों नेट को जोड़कर थोड़ा मोटा कपड़ा रखते हैं तो और अच्छा दिखेगा मास्क। हाँ, ये आइडिया भी अच्छा है तेरा। अगले दिन से सरला और श्वेता काम शुरू कर देती हैं। वे अब डोर की जगह इलास्टिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कपड़ा भी पहले से मजबूत बनाते हैं। राजेश सारे मास्क दुकानों पर बेच आता है और उनका और भी ज्यादा मुनाफा होता है। माँ, इस बार तो हर दुकान से 5000 का मुनाफा हुआ है। सरला और श्वेता खुश हो जाते हैं और अब अगली बार से वे मास्क पर डिजाइन भी बनाना शुरू कर देते हैं। ये देखिए सासू माँ, मैंने मास्क पर लिखा है बी सेफ, यानी सुरक्षित रहिए। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तू एक काम कर, ऐसे 100 और बना दे, हम उनकी कीमत और बढ़ा देंगे। राजेश डिजाइनर मास्क भी आसानी से बेच पाता है और उन्हें उनसे काफी मुनाफा भी होता है। धीरे धीरे करके सरला और श्वेता सिर्फ डिजाइनर मास्क बनाना ही शुरू कर देती हैं और उन्हें उनसे काफी मुनाफा हो रहा होता है। एक दिन कुछ दुकानदार कह रहे थे कि हमारे मास्क अमीर लोग तो खरीद पा रहे हैं, पर गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खरीद पाए। हाँ बेटा, वो तो है ही, जिसके पास पैसे नहीं वो कैसे खरीद पाएगा। हाँ माँ, पर अगर हम कुछ साधारण मास्क की कीमत कम कर दें तो? अरे बेटा, डिजाइनर मास्क बनाते बनाते इतना वक्त गुजर जाता है कि साधारण मास्क हम कैसे बनाएंगे, और फिर उन्हें बेचने पर उतना मुनाफा भी तो नहीं होता। पर सासू माँ। बराबर कुछ नहीं बहू, बिजनेस पर ध्यान दो बस। ये बात श्वेता को बिल्कुल चुभ जाती है। एक दिन वो मास्क बना रही होती है और उसके पास एक वायरल वीडियो आता है। वीडियो देखते देखते उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। अरे बहू, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ये देखिए ना सासू माँ, ये वीडियो आया है। देखिए तो कितने गरीब लोग अपने घर जाने के लिए पैदल ही निकल गए हैं। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है और बिना किसी सुरक्षा के भी लोग जा रहे हैं। वीडियो देखकर सरला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हम पैसों के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि गरीब की तकलीफ तो दिखती ही नहीं। हाँ मम्मी जी, हमें कुछ करना चाहिए। वे दोनों पूरा दिन ढेर सारे मास्क बनाते हैं और उन्हें पैक कर देते हैं। राजेश शाम को आता है तो देखता है कि 5 बड़े बड़े डिब्बे रखे होते हैं। अरे माँ, इन डिब्बों में क्या है? इनमें गरीबों के लिए मास्क है बेटा। जा तू और दुकानदारों से बात कर, और सड़क पर जो गरीब जाता हुआ दिखे ना,
जिसने मास्क ना पहना हो उन्हें ये मुफ्त में दे देना। ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है माँ। मैं कल नहीं अभी ही जाता हूँ। सरला और श्वेता ने ये सीखा कि इस मुसीबत के वक्त जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। व्यापार से कहीं ऊपर है इंसानियत, जो कि हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए।